प्लास्टिक से प्रदूषण बढ़ता है, तेल आयात से भारत की निर्भरता बढ़ती है, लेकिन यही प्लास्टिक गन्ने, मक्के और खेतों के कचड़े से बनने लगे तो यहीं से शुरू होती है बायो मटेरियल्स की कहानी, जो पर्यावरण बचाते हैं, किसानों की आय को बढ़ाते हैं और भारत को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की दौड़ में आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम इन्हीं बायो मटेरियल्स के बारे में जानने वाले हैं। साथ में समझेंगे बायो मटेरियल्स होते क्या हैं, इनके प्रकार, और जानेंगे कि भारत बायो मटेरियल्स को लेकर कहां ठहरता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बायो मटेरियल्स को। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको यूपीएससी के सभी मेन सब्जेक्ट, जिसे हम जनरल स्टडीज के रूप में जानते हैं, इसके सारे सब्जेक्ट, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा ये 24,999 रुपए में आप चाहें तो हिंदी में भी क्लास कर सकते हैं, इंग्लिश में भी क्लास कर सकते हैं या इंग्लिश में क्लास कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही बैच शुरू हो चुके हैं, 1-2 दिन ही हुए हैं, और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से शुरू हुआ है, शाम 6 बजे से। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, इसमें एडमिशन लेने के लिए कॉल करें 8750187501 पर। एक और खास बात ध्यान रखिएगा इस कोर्स के बारे में। अगर मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और उसके बाद आपका मन बदल गया और आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो आप जिस भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करेंगे वहां पर ये पूरी फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। अगर आप इसमें थोड़ा और कंसेशन चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, कोड यूज करिए गीत, जिससे आपको इसमें थोड़ी और कंसेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चूंकि बैच अभी ही शुरू हुए हैं, एडमिशन में देरी मत कीजिए क्योंकि इसकी तैयारी समय मांगती है। इस नंबर पर कॉल करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन की, जो कि संबंधित है किससे, बायो मटेरियल्स से। बायो मटेरियल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बढ़ती औद्योगिक मांगों में बायो मटेरियल्स जरूरी हो गए हैं। हर कोई, यानी अगर हम बात करें वैश्विक रेगुलेशन की या बात करें लोगों की पहली चॉइस की, तो चॉइस है लो कार्बन से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद। ठीक है, और इसीलिए बायो मटेरियल्स की मांग बढ़ रही है। बायो मटेरियल्स क्या है? ऐसे मटेरियल जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बायोलॉजिकल सोर्स से मिलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स यानी कृषि अवशेषों से, कृषि पदार्थों से, जो पारंपरिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, वही कहलाते हैं बायो मटेरियल्स। जैसे पैकेजिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शंस की हम बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, तो इन सभी सेक्टर्स में आजकल बायो मटेरियल्स यूज होने लगे हैं, इसलिए बायो मटेरियल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम इसे आप हमें लिख कर भी दे दीजिए, तो आपके लिए स्लाइड है। ठीक है, जैसे देश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसके लिए देश को चाहिए एक ऐसी प्रोसेस जो क्लीनर प्रोसेस हो। ठीक है, तो क्लीनर प्रोसेस की ओर चूंकि हम बढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो या टेक्सटाइल, बायो मटेरियल्स जो है वो मटेरियल इंजीनियरिंग की अब नई सीमा बन गए हैं। हमने ये देखा भी कि बहुत सारे सेक्टर में क्या यूज होने लगे हैं, बायो मटेरियल्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे बायो मटेरियल्स के बारे में बताइए, तो ये है बायो मटेरियल्स। अभी हमने देखा भी किससे बनते हैं बायो मटेरियल्स। पारंपरिक, देखिए जो जितने भी बायोलॉजिकल सोर्सेस हैं उनसे जो मटेरियल बनाया जाता है उन्हें हम कहते हैं बायो मटेरियल। अब ये क्या है बायोलॉजिकल सोर्सेस? बायोलॉजिकल जो या बायो मटेरियल है वो पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से किससे बनते हैं, जैविक सोर्सेस से बनते हैं, जैविक सोर्सेस से मिलते हैं, जिसकी जैसे कि हमने बात की बायोलॉजिकल सोर्सेस से बनते हैं, जैसे पौधों से, कृषि अपशिष्ट से, सूक्ष्म जीव से, इनसे अगर कोई मटेरियल बनता है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं बायो मटेरियल। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैविक चीजों में, स्रोतों में क्या क्या शामिल है, ये सब शामिल है। जैविक प्रक्रियाओं से इन्हें तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बायो मटेरियल्स। इन्हें प्लास्टिक, कपड़ा निर्माण, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित पदार्थों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जब हम पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित पदार्थों की बात करते हैं तो ये पर्यावरणीय लिहाज से भी सही नहीं माना जाता। ठीक है,
और जो ग्लोबल रेगुलेशंस हैं उनमें भी अब ऐसे पदार्थों पर बैन लगाने की बात शुरू हो गई है, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूएई की बात करें, ठीक है, चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, ठीक है। तो इसलिए भी अब सारे देश क्या अपना रहे हैं, बायो मटेरियल्स अपना रहे हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे बायो मटेरियल्स क्या है, तो पौधों की शर्करा या स्टार्च से बने बायो प्लास्टिक को हम कहेंगे ये बायो मटेरियल है। जैसे टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाले बायो फाइबर को हम कहेंगे कि ये बायो मटेरियल है। जैसे चिकित्सा में घुलनशील टांके जिन्हें हम टिश्यू के रूप में, छोटे छोटे टांकों के रूप में जानते हैं, और टिश्यू स्कैफोल्ड, ये सब क्या है, ये बायो मटेरियल्स के ही एग्जाम्पल है। अब जानते हैं बायो मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अमूमन 3 प्रकार के होते हैं, ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स, ड्रॉप आउट बायोमटेरियल्स, और थर्ड है नोवेल बायोमटेरियल्स यानी नवीन बायोमटेरियल्स। इनकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। बात करते हैं कि इनकी क्या क्वालिटीज हैं, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार है बायोमटेरियल्स के। ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स, ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स मतलब वे बायोमटेरियल्स जिनमें रासायनिक रूप से पारंपरिक प्लास्टिक जैसे ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो केमिकली पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल के समान होते हैं, मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बायोपैट, ठीक है। दूसरा है ड्रॉप आउट बायोमटेरियल, तो केमिकली ये अलग होते हैं और उनके लिए नए प्रोसेसिंग एंड ऑफ लाइफ सिस्टम की जरूरत होती है। एंड ऑफ लाइफ सिस्टम क्या है, जैसे हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, हम कंपोजिटिंग की बात करते हैं, ये है एंड ऑफ लाइफ सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे केमिकल से थोड़ा अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, केमिकली ये अलग होते हैं और इनके लिए नए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड जिसे हम PLA कहते हैं, और PLA यानी पॉलीलैक्टिक एसिड से जुड़े कई संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड है नोवेल बायोमटेरियल्स, ठीक है, यानी नवीन बायोमटेरियल्स जो पारंपरिक मटेरियल में नहीं पाए जाते। इनकी सबसे खास बात क्या है, इनकी नई खूबियां ये है कि ये सेल्फ हीलिंग होते हैं, ठीक है, ये बायो एक्टिव होते हैं। तो क्या है इनकी सबसे खास खूबी, सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स है, बायो एक्टिव इम्प्लांट्स और एडवांस कंपोजिट होते हैं, ठीक है। जो तीसरा है नोवेल बायोमटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, उस पर लगातार कई देश काम कर रहे हैं। अब भारत को बायोमटेरियल्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि बायोमटेरियल्स जो है वो कई लक्ष्यों को आप कह सकते हैं पूरा करने में मदद कर सकते हैं भारत की। जैसे हम एनवायरमेंटल लिहाज से बात करें, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से बात करें, हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से, हम चाहते हैं कि हम पर्यावरणीय रूप से सतत आगे बढ़ते जाएं। हम बात करते हैं औद्योगिक हमारी ग्रोथ बढ़ती जाए, हम निर्यात पर, जो भी हमारी निर्यात पर निर्भरता की बात, माफ कीजिएगा, आयात पर निर्भरता की बात करते हैं, दूसरे देशों से हमें ये तकनीकी मंगानी होती है, तो इस पर निर्भरता हमारी कम हो, इसके लिए है कि बायो मटेरियल का लगातार विकास किया जा सके। भारत की निर्भरता की बात करें, पहला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पर्यावरणीय संरक्षण, तो कार्बन उत्सर्जन और प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए भारत को जरूरत है बायोमटेरियल्स, ठीक है। दूसरा है आत्मनिर्भरता, आयातित जीवाश्म ईंधन कच्चे माल पर निर्भरता को कम करने के लिए जरूरत है बायोमटेरियल्स की। तीसरा है किसानों की आय, गन्ना मक्का कृषि अवशेषों से नई कमाई हो सकती है। बायोमटेरियल्स है क्या, जैसे हम गन्ना मक्का की बात करें, इनसे जो अवशेष बचता है ना, इनकी खेती के बाद जो अवशेष बचता है, इससे फिर बायोमटेरियल्स का निर्माण किया जाता है। अब क्या होगा अगर हम इनका इस्तेमाल करने लगे, इन अवशेषों का बात कर रहे हैं हम, इससे अवशिष्ट के रूप में अभी तक फेंक दिया जाता था, अब किसान इसे बेच पाएंगे, इससे उनको क्या होगा, आय के नए सोर्स मिल रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ रही है। निर्यात में प्रतिस्पर्धा, वैश्विक बाजार में हरित उत्पादों की मांग बढ़ रही है, अगर हम बायोमटेरियल से नए पदार्थों को बनाएंगे तो हम वैश्विक लेवल पर उन्हें निर्यात कर पाएंगे, ठीक है। सरकारी नीतियों से तालमेल, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, जलवायु लक्ष्य जो हमारे पहले से तय हैं, अगर हम बायोमटेरियल्स बनाते हैं तो हम इन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए भारत को बायोमटेरियल्स की जरूरत है। दूसरे देशों की बात करें तो हमने बात भी की यूरोप के बारे में, यूरोप ने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी बहुत सारे नियम बनाए हैं, काफी सख्ती से वो इसका पालन भी करते हैं। इसके अलावा हम बात करें यूएई की, तो यूएई ने 2028 तक दुनिया के सबसे बड़े प्लांट की निर्माण की बात कही है, जो PLA को ध्यान रखें, PLA को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। यूएसए की बात करें तो सरकारी खरीद और जो हमारे बायो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, यूएसए इनको खास तौर पर बढ़ावा देता है, तो अन्य देश भी इसे लेकर काम कर रहे हैं।
हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत कहाँ ठहरता है। भारत का बायोप्लास्टिक बाजार जो है वो लगभग $500 मिलियन का है, जो अपने आप में बड़ी बात है। 2024 का ये आंकड़ा कहता है। भारत ने फूल.com पर भी काम किया है, ठीक है, ये ध्यान रखें। प्राज इंडस्ट्रीज जैसी पहले भी भारत में चल रही। फूल.com क्या है? मंदिर से जो वेस्ट के रूप में फूल निकलता है उस कचरे से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और बायोमटेरियल्स का निर्माण होता है, तो भारत इस पर काम कर रहा है। यूपी में बलरामपुर चीनी मिल्स का PLA प्लांट बनाया जा रहा है, जो भारत में सबसे बड़े निवेश के रूप में देखा जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है PLA को लेकर, पॉली, ध्यान रखें, लैक्टिक एसिड, ठीक है। चुनौतियां कहाँ हैं? कुछ तकनीकों के लिए अभी भी भारत विदेशों पर या विदेशी तकनीकी पर निर्भर है। ऐसे में जरूरी है कि भारत को थोड़ा सा बायोमटेरियल्स को लेकर नए लक्ष्यों को बनाने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं आगे की राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में, हम किन्हें देखते हैं? सबसे पहले खाद्य फसलों में फीड स्टॉक प्रतिस्पर्धा। हमारे पास जो खाद्य फसलें हैं जैसे मक्का, हम गन्ना की बात करते हैं, अगर इसमें मैक्सिमम हम फीड स्टॉक के रूप में रखने लगे, फीड स्टॉक क्या है? कच्चा माल। बायोमटेरियल्स को बनाने के लिए जो कच्चे माल का इस्तेमाल होगा वो फीड स्टॉक के रूप में देखा जाएगा। अगर हम फीड स्टॉक में इन सामान को रखते हैं तो भारत में खाद्य सुरक्षा की संकट आ सकता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत है। जनसंख्या को के हिसाब से खाद्य सुरक्षा भी जरूरी है। अगर फीड स्टॉक बढ़ाते हैं तो खाद्य सुरक्षा को माफ कीजिएगा, अगर हम फीड स्टॉक बढ़ाते हैं तो हमारी जनता के अनुरूप हम खाद्य सुरक्षा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, पानी और मिट्टी पर दबाव। अगर ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, मान लीजिए हम यही करते हैं कि अब हम खाद्य फसलों का ही प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, इससे क्या होगा? पानी बहुत ज्यादा खर्च होगा, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और मिट्टी पर भी दबाव बनेगा इन फसलों के प्रोडक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं उर्वरता प्रभावित होगी, ठीक है, मिट्टी की। और दूसरा, पानी की कमी, ये हमें देखने को मिलेगा। कचरा प्रबंधन और कंपोस्टिंग की कमी आज भी भारत में मौजूद है। भारत को इसको लेकर नीति बनाने की जरूरत है। तो मुख्य क्या है? नीति समन्वय का अभाव। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें हैं, तो अभी भी जो नीति को लेकर बिखराव है वो भारत में मौजूद है और ये इसकी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सकारात्मक पक्षों की बात करें और कैसे हमें आगे कदम उठाने की जरूरत है, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग ढांचा अभी भी भारत को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे फर्मेंटेशन और पॉलीमराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो भारत को इस सेक्टर पर खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सेक्टर फायदा उठाने के लिए अच्छे सेक्टर माने जाते हैं। तो पॉलिसी एक्शन के लेवल पर इन दोनों दोनों क्षेत्र में, जैसे फर्मेंटेशन, पॉलीमराइजेशन को ज्यादा बेहतर इस क्षेत्र को काम करने, इसे बढ़ावा देने की भारत में जरूरत है, क्योंकि ये क्षमता वाले सेक्टर माने जाते हैं। दूसरा, फीडस्टॉक उत्पादकता बढ़ाना, जैसे गन्ना, मक्का, कृषि अवशेष, इनकी फीडस्टॉक उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है। ये हमने भी पहले भी पढ़ा। और किस लिहाज से? कि खाद्य सुरक्षा को लेकर संतुलन बना रहे, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो फीडस्टॉक बढ़ेगा तो खाद्य सुरक्षा को लेकर भी मामला आगे बढ़ेगा। इन दोनों में संतुलन बनाने की भारत को जरूरत है। साथ में R&D, मानक और सर्टिफिकेशन, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं बायो मटेरियल्स को लेकर, उसे भी, तकनीक को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। और भारत को दूसरे देशों के साथ, आप कह सकते हैं, इस खास सेगमेंट में रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो भारत को इस तकनीक पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। स्पष्ट लेबलिंग और एंड ऑफ लाइफ, जैसे रिसाइकलिंग, कंपोजिंग, इन दोनों पर, कंपोस्टिंग, इन दोनों पर भारत को काम करने की जरूरत है। स्पष्ट लेबलिंग से ये चीजें थोड़ा ज्यादा आसान हो सकती हैं, ठीक है। समयबद्ध रूप से प्रोत्साहन दिया जाना भी भारत के प्रमुख नीतिगत सुधारों में शामिल होना चाहिए। ये तो था पूरा बायोमटेरियल्स क्या होता है, क्या लाभ होगा इससे। आज के सेशन पर आधारित इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बायोमटेरियल्स का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से बने सिंथेटिक पदार्थ। ऑप्शन सी, जैविक स्रोतों से प्राप्त जैविक प्रक्रियाओं से बनाए गए पदार्थ। और ऑप्शन डी, केवल चिकित्सा में प्रयुक्त सामग्री। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।